जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सेंटर की इस नए वीडियो में। आज जैसे कि यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए सब कोई लगा हुआ है, आप सभी को यूपी बोर्ड की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस ये है कि कहा जाता है कि संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष एक ऐसा चीज़ है जो बड़े बड़े असफलताओं को सफलता में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, परिणाम अवश्य मिलेगा। जैसे कि एसएससी का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि एमएसक्यू लगभग एमसीक्यू हम लेकर आए हैं, लगभग 50 एमसीक्यू है। थोड़ा सा टाइम लगेंगे लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही से किया जाएगा। जैसे कि कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। जर्मनी का एकीकरण, यहाँ पे ध्यान देना है कि जर्मनी का एकीकरण, ये भी ध्यान देना है कि एकीकरण का मतलब होता है, एकीकरण का मतलब होता है जो इतिर पितिर इधर चारों ओर छिटाए हुए भाग को एक जगह ला के इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। तो उसी तरह से हो जाएगा आडोवान बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? आडोवान बिस्मार्क। जर्मनी को कौन चला सकता है? ऑटो चलाता है, क्योंकि जर्मनी कह सकते हैं आसान भाषा में याद करने के लिए कि जर्मनी जो है विकास किया था ऑटो के माध्यम से, इसलिए क्या हो जाएगा? आडोवान बिस्मार्क। याद करने का एक तरीका है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। कह रहा है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था मैजनी। क्या था? मैजनी। कह रहा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शंका के आधार पर बिना मुकदमा चलाए लगभग 3 सालों तक जेल में रखा जा सकता था। समझ रहे? 3 साल बाद ही उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चलेगा, कोई सुनवाई होगी। अगर वह निर्दोषी है तभी भी 3 साल बाद ही उस पर कार्रवाई होंगे, या दोषी है तो कार्रवाई होंगे, निर्दोषी है तो 3 साल बाद ही उस पर सुना जाएगा, इससे पहले बीच में नहीं सुना जाएगा। इसलिए भारतीय इतिहास में इस रॉलेट एक्ट को एक सबसे बड़ा अंधा माना जाता है, अंधा कानून। समझ लीजिए, अंधा कानून एक प्रकार का कोई होता है तो वह रॉलेट एक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हम सभी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भारत छोड़ दीजिए, तो 30 में। कब किया गया था? 30 में। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? अभी जस्ट बताया है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी में चलाया गया था। इसका मुख्य कारण क्या था? 1919 का रॉलेट एक्ट। दूसरा कारण लिख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ रहे? ये मुख्य कारक थे। पहला कारक था मुख्य कारक में रॉलेट एक्ट का भारत में आना, दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अधिक महत्व क्यों दिया था? नमक तो सबसे पहले महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकले थे और डांडी नामक स्थान पे, जो गुजरात में है, वहां पर डांडी नामक स्थान पर गए और वहां पर नमक को बनाकर अंग्रेजों द्वारा जो चल रही थी प्रथा कि आपको कोई सामान खरीदना या नहीं खरीदना है, लेकिन नमक अनिवार्य रूप से खरीदना है, इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए एक अग्रसर काम किए थे। इसलिए महात्मा गांधी कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने नमक को ही क्यों अधिक महत्व दिया था? क्यों? पहला कारण है कि नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते थे, एकदम सही है। यह भोजन का अभिन्न अंग है, एकदम सही है। भोजन के बिना नमक, अगर नमक के बिना सब्जी बन रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वाद ही नहीं होता, क्योंकि वो स्वाद विहीन हो जाता है। नमक तैयार करने में सरकार का एक अधिकार था, एकदम सही है कि नमक तैयार करने में सरकार का क्या था? एक अधिकार था। तो इसमें ये नहीं कह रहा कि एक अधिकार था कि नहीं, ये पूछ रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने नमक को ही क्यों दिया?
तो देखा जाए पहला भी ऑप्शन सही है कि अमीर गरीब सब करते थे, भोजन का अभिन्न हिस्सा है, और नमक तैयार करने में सरकार का एक अधिकार था। तो उपयुक्त में से क्या दिखाई दे रहा है? सभी सही दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें ये भी हमें ध्यान देना है, जैसे कि आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन से एकदम उपयुक्त में से सभी सही है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नमक को तैयार करने में सरकार का एक अधिकार था। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पूर्वज थे, उनका एक प्राचीन मतलब कह सकते हैं मान्यता था कि समुद्र को कभी नहीं लांघा जाएगा, समुद्र को कभी नहीं लांघा जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता था उन लोग के हिसाब से समुद्र लांघना पाप है, समुद्र लांघना पाप है। तो इसीलिए इस भोलेपन का उपयोग अंग्रेजों ने बड़ी बखूबी से निभाया। समझ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमको सब्जी जो बनाना है उसमें प्रैक्टिक यानी कि कह सकते हैं नमक का बहुत महत्व है। इसलिए आसान भाषा में कि नमक तैयार करने में सरकार का क्या था? एक अधिकार था कि नमक को भारतीय लोग नहीं बना सकते हैं। उस समय एक कानून पारित था, नमक को भारतीय लोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए कानून क्या था? पारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, आइए, कह रहा है कि भारत वापसी आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो सबसे ज्यादा ये ध्यान देना है कि महात्मा गांधी भारत वापस आए कब थे? महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी को बापू के नाम से संबोधित किया जाता था, बापू के नाम से नहीं, सॉरी, भाई के नाम से संबोधित किया जाता था। बापू तो यहाँ पे नाम पड़ा ना इनका। चलिए, तो क्या कर रहा है, सबसे पहले इन्होंने आया 1915 में, तो 1916, 1917, चलिए शॉर्ट में नहीं बल्कि विस्तार से हम लिखते चल रहे हैं, 1916, 1917, 1918, समझ रहे हैं, आंदोलन चलाए, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन सबसे अहम भूमिका था। सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है सत्य की राह पर चलना, अर्थात हम अपनी मांगों को मांगेंगे हिंसापूर्वक नहीं, अहिंसापूर्वक नहीं, बल्कि हिंसापूर्वक नहीं बल्कि अहिंसापूर्वक, क्योंकि हमारा उद्देश्य महात्मा गांधी का मात्र एक ही उद्देश्य था कि सत्य की राह पे चलो। यदि आपका कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ भी बुरा होगा, फर्क इतना है कि आप अपने रास्ते पर अडिग रहें, अपने रास्ते को कभी बदले मत। चलिए, यही है। तो इसका क्या हो जाएगा, उन्होंने चंपारण, बिहार का एक क्षेत्र था जिसका नाम था चंपारण, वहां पर उन्होंने नील की खेती का विरोध करने के लिए चंपारण में 1916 ईस्वी में एक आंदोलन किया, जिसे सत्याग्रह आंदोलन के तहत ही क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, खेड़ा हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। समझ रहे हैं? खेड़ा में क्या किया गया था, जैसे अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए किया गया था, खेड़ा में किसानों के लिए किया गया था, और चंपारण में भी किसानों का समर्थन किया था, जिसमें नील की खेती महत्वपूर्ण भूमिका थी। करा कि महात्मा गांधी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 ईस्वी में, 1929 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1929 से लेकर लगभग 1935 तक भारत में महामंदी का दौर देखा गया। माना जाता है कि इस समय इतनी ज्यादा लाशें गिरी थी, लोग खाने बिना इतना ज्यादा मरे थे कि इतनी सड़कों पे लाशें पड़ी थी, जितना कि कह सकते हैं कि अनाज गिरते हैं तो उतनी नहीं दिखाई देते। पूरे सड़कों पर, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला था, पूरे सड़कों पर अधिक से अधिक लाशें देखने को मिलती थी। उस समय अंग्रेज का शासन व्यवस्था था, और उस लाश को अंग्रेजों ने पता नहीं कहाँ भिगवाया, जिसका आज तक भी पता नहीं लगा। ऐसा माना जाता है कि वह सभी लाशों को बंगाल की खाड़ी में लाके डाल दिया गया म्युनिसिपैलिटी के द्वारा। चलिए, इसमें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? विश्व व्यापार संगठन, इसको इंग्लिश में WTO कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत में जो MSP की मांग किसान द्वारा किया जाता है, उसका यही विरोध करता है। यही कारण है कि भारत MSP को लागू नहीं कर पाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो WTO का कहाँ निर्माण किया गया था? तो जिनेवा में किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड सही है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा प्रदेश में पाया जाता है, मालवा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि एक कैसा संसाधन है? तो भूमि एक क्या है? मानव निर्मित है? नहीं है। सौर ऊर्जा से निर्मित है? नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं? क्यों नहीं है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कारण निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, किंतु सीमेंट मिट्टी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात कर दें तो बस एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। इनमें से कौन सी राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जहां काली मिट्टी की बात कर देगा तो दिमाग में बैठा के रखिएगा, काली मिट्टी मतलब गुजरात। गुजरात समझ रहे हैं? काली मिट्टी गुजरात। उसके बाद से महाराष्ट्र, देखिएगा महाराष्ट्र, समझ रहे हैं? महाराष्ट्र हो जाएगा। अन्य में लिखना चाहते हैं तो कुछ क्षेत्र गोवा का भी है। तो कौन सा मिट्टी उत्पन्न करता है? तो काली मिट्टी। तो इसमें जम्मू कश्मीर है? नहीं होगा। राजस्थान है? नहीं होगा। झारखंड है? नहीं होगा। गुजरात सही ऑप्शन है, तो गुजरात कर दीजिएगा। चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? चिपकू आंदोलन पहले कब लाया गया था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में चिपकू आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को बढ़ते मतलब पेड़ों को कटने से रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। जिस आंदोलन को 1973 में, जिस आंदोलन को चिपकू आंदोलन कहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण नहीं, जल संरक्षण नहीं, वायु संरक्षण नहीं, तो क्या हो जाएगा? वन संरक्षण हो जाएगा, वन संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। सलाल वन किस नदी पर? चिन्नाव नदी पर स्थित है। समझ रहे हैं? जम्मू कश्मीर। कह रहे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार का मतलब होता है जिसमें रेशा निकलता हो। जैसे नारियल में देखें आप, जूट होता है उसमें, तो उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका जूट हो जाएगा। यानी कि जूट होता है, आप लोग सुने होंगे, लोग भोजपुरी में मतलब पहले लोग जानते थे, लोग क्या कहते थे उसको? सटुआ। सटुआ, सटुआ इसका नाम है, मतलब स्थानीय भाषा में इसको सटुआ कहते हैं। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल हो जाएगी गेहूं, चना, मटर, जौ। ये क्या हो जाएंगी? तो गेहूं की फसल हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ मतलब होता है जिसमें हो जाएगा धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, आदि कर दीजिएगा। तो इसमें खरीफ की फसल क्या हो जाएगी? धान और कपास। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है? संघीय राज्य कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। समझ रहे हैं? संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शिक्षा दोनों, यानी कि राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकता है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। कारण नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? देखिएगा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 2006 में राजशाही का अंत किया गया था। 2015 में लोकतंत्र की स्थापना किया गया था। 2006 में, याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि 2006 में ही लोकतंत्र की स्थापना हो गई। नहीं, लोकतंत्र की स्थापना 2006 में न होकर 2015 में हुआ था। 2006 में राजशाही को समाप्त किया गया था और कदम को आगे बढ़ाते 2016-15 में लोकतंत्र की स्थापना किया गया था। कहा कि भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। निम्न में से कौन सी शासन व्यवस्था सामान्य बेहतर मानी जाती है? कौन सा? राजतंत्र नहीं मानी जाती है, तानाशाही नहीं मानी जाती है, लोकतंत्र सबसे बेस्ट मानी जाती है। ऑप्शन 3 सही है। किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को क्या कहते हैं? लोकतंत्र की चुनौतियां। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा।
प्रतिनिधि की चुनौती ये नहीं हो सकता है, जनता की चुनौती ये भी नहीं, जनतानुशाही की चुनौती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लोकतंत्र की चुनौती। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तेल शोधन कारखानों के लिए। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो तेल शोधन कारखानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, करण निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है। ये तो दोबारा आ गया क्या, 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है। हरियाणा, सबसे कम बिहार, समझ गए, सबसे कम किसका है, बिहार का, सबसे अधिक किसका है, तो हरियाणा का, सबसे अधिक हरियाणा का। कह रहा है कि पड़ोसी देश में से कौन, पड़ोसी देश में मानव विकास के लिए लिहाजा से किस देश में भारत में से बेहतरीन है। श्रीलंका का 2021 और 2022 की जनगणना के अनुसार, 2021-22 की जनगणना के अनुसार यह जो डाटा है वह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी दी थी। मनरेगा 2005। मनरेगा क्या होता है, मनरेगा मतलब यही होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट, मनरेगा इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, उत्पादन की साधन क्या हो सकती है, पूंजी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पाद कहा जाता है। प्राथमिक, प्राकृतिक में जहां बात कर देगा वहां प्राकृतिक हो जाएगा, यानी कि जो प्रकृति से अधिकतम प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक होते हैं। आर्थिक व्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं। रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक निजी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए। देखिए यहाँ पे निजी क्षेत्र की बात कर रहा है, तो रोजगार की शर्तों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव के आधार पर, उद्यमियों के स्वामित्व के आधार पर। तो निजी क्षेत्र उद्यमियों के स्वामित्व के आधार पर हो जाएगा। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था, विकसित देशों द्वारा। किसके द्वारा, विकसित देशों द्वारा। व्यापार को सही से चलाने के लिए किसका किया गया था, WTO का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है, तो किसका नहीं करता है, पूर्वक का नहीं करता है। कॉफी का करता है, तंबाकू का करता है, देखिएगा एक मिनट, कॉफी का करता है, तंबाकू का करता है, किसका नहीं करता है, उर्वरकों का नहीं करता है। उर्वरक को खुद ही दूसरे देशों से मंगाता है, खाद उद्योग को दूसरे देशों से मंगाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, ये बहुत, एक मिनट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1986 को। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंटरेक्ट, राइट टू आइडेंटिफाई। तो राइट टू इंफॉर्मेशन RTI का फुल फॉर्म होगा, RTI का राइट टू इंफॉर्मेशन, समझ गया। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य, चीन के विद्यार्थी, सीमेंट की चादर अजैव संसाधन के तहत आते हैं। मेरे दोस्तों प्लीज वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए